नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। आचार्य बालकृष्ण समेत 8 को कोर्ट का नोटिस। सहारनपुर में पतंजलि के डिप्टी मैनेजर के आरोप बंधक बनाया, जबरन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई। 12 जनवरी को प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का होगा आयोजन। पहुंचेंगे 17 देशों से लोग, सीएम करेंगे शुभारंभ। निकाय चुनाव में अध्यक्ष के 3 पदों पर निर्विरोध खिला कमल। अन्य में भाजपा कांग्रेस में कड़ी टक्कर। मलेथा पहुंचे सीएम धामी ने किया 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी कृषि विकास मेले का शुभारंभ। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने मोर्चे पर लगाए सांसद, मंत्री व दायित्वधार, सौंपी समन्वयक की जिम्मेदारी। पहाड़ से मैदान तक सुबह शाम ठंड ने किया बुरा हाल। अब 2 दिन बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। नए साल 2025 की शुरुआत होते ही सरकार अपने अधूरे कामों में तेजी के साथ आगामी 4 धाम यात्रा प्राधिकरण की तैयारियों को लेकर मैदान में उतर चुकी है। प्रदेश की आजीविका को और मजबूत करने को लेकर अब उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को सुव्यवस्थित संचालित करने के लिए धामी सरकार कई बड़े फैसले लेने जा रही है। इसके लिए सरकार एक और जहां यात्रा प्राधिकरण का गठन करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने पर काम भी चल रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने इस संबंध में अधिकारियों की बैठक ली, जिसको लेकर सीएम धामी ने प्राधिकरण के लिए अधिकारियों को 30 जनवरी तक जरूरी प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के भी निर्देश दिए। हालांकि तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध भी किया, जिसके चलते यात्रा प्राधिकरण का विरोध, साथ ही चारों धामों में चल रहे पुनर्निर्माण में तीर्थ पुरोहितों के आवास की मांग, साथ ही उनके हक हकूक को कायम करने की मांग भी की गई। आपको बता दें कि कल देर शाम सचिवालय में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में 4 धाम यात्रा प्राधिकरण को लेकर चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें शासन की ओर से प्रस्तावित योजनाओं पर अपना पक्ष रखा। तीर्थ पुरोहितों, महापंचायत एवं अन्य मंदिर समितियों और तीर्थ पुरोहित महासभा के पदाधिकारी के द्वारा एक मत में कहा गया कि चारों धामों की आंतरिक पूजा संबंधी एवं जो व्यवस्थाएं हैं उस पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप मंजूर नहीं होगा। अनादिकाल से चली आ रही परंपराएं अक्षुण्ण रही जानी चाहिए। अब चारों धामों के सफल संचालन के लिए 4 धाम यात्रा प्राधिकरण नहीं, उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद बनाने की तैयारी की जा रही है। सचिवालय में हुई हितधारकों की बैठक में प्राधिकरण को लेकर आपत्ति जताई गई, जिसके चलते अब हितधारकों की परेशानियों को देखते हुए प्राधिकरण नहीं, परिषद बनाने के नाम पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि जल्द ही इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा और परिषद के नाम पर अंतिम मोहर भी लग जाएगी। ऐसे न करने पर तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि इससे पहले त्रिवेंद्र सरकार ने भी देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था। भारी विरोध के चलते खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बोर्ड को भंग कर दिया, लेकिन अब एक बार फिर यात्रा प्राधिकरण के गठन की सरकार तैयारी कर रही है। धामी सरकार 12 महीने 4 धाम यात्रा का संचालन कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई। हालांकि बारिश और बर्फबारी के बीच सरकार के लिए यात्रा का संचालन बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। वहीं विपक्ष की ओर से भी बिना तैयारी की यात्रा का संचालन करने का आरोप सरकार पर लगाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा प्राधिकरण को लेकर तमाम समुदाय के लोगों से बात की और सभी के हक हकूक को कायम रखने के साथ साथ लगातार चारों धामों में बढ़ती तीर्थ यात्रियों की संख्या को और बेहतर किए जाने के विषय में आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और साथ ही 4 धाम प्राधिकरण को और बेहतर करने से आने वाले समय में एक बड़ा गेम चेंजर प्रदेश में करने की तैयारी की जा रही है। वहीं चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि अगर सरकार प्राधिकरण की जगह परिषद बनाती है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर सरकार तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक को दबाने का काम करेगी तो इसका जमकर विरोध किया जाएगा।
देखिए, हमने कल एक तो चारधाम यात्रा का प्राधिकरण गठित करने के निर्देश पहले से ही थे। उसकी एक समय सीमा तय कर दी है कि समय समय पर चारधाम यात्रा प्राधिकरण गठित हो जाए। सभी स्टेक होल्डरों से बात करते हुए सभी हमारे धार्मिक संगठन के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित सभा के लोग हैं, व्यापारी हैं, हमारे अन्य जो भी लोग यात्रा को जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, सबसे बात करके यात्रा प्राधिकरण गठित होगा और धारण क्षमता जो हमारे धामों की है उसको बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो धामों के आसपास के अन्य स्थान हैं वो स्थान कैसे डेवलप हों जिससे कि जो हमारा मुख्य यात्रा सीजन होता है उस यात्रा के समय में अत्यधिक लोगों की संख्या हो जाती है तो लोग अन्य स्थानों पर भी जाएंगे। इस वर्ष हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है और शीतकालीन यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए कुर्मांजलि आज सरकार की जो हमने बातें सुनी है, जो हमारे सचिव जी ने हमको 3 पॉइंट बताए हैं कि जो उत्तराखंड वो प्राधिकरण बनाना चाहते हैं, अगर वो बनाना चाहते हैं उनका विरोध नहीं करें, लेकिन उसमें ये जोड़ा जाए कि जो चारधाम विकास प्राधिकरण तौर न हो। अगर वो प्राधिकरण है तो चौथा पॉइंट उसमें लिखा जाए कि कोई भी तीर्थ पुरोहित कोई भी तीर्थ हो, वहाँ के जो तीर्थ के पुरोहित लोग हैं उनका जो कोई हक न छीना जाए। अगर चौथा पॉइंट सरकार लिख के देती है तो हम इसका समर्थन, अगर सरकार लिख के नहीं देती तो इसका फिर विरोध होगा। में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा प्राधिकरण को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और पंडा पुरोहित समाज सभी लोग उपस्थित थे और हम सब ने एक स्वस्थ से यह जानने की कोशिश की कि आखिर इस प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है, इसके गठन के पीछे की मंशा क्या है। तो अधिकारियों ने हमें इससे संबंधित जो प्रस्ताव है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है और पर्यटन सचिव की ओर से हमको महापंचायत को ये ड्राफ्ट दे दिया जाएगा, ये प्रारूप, और उसके अध्ययन के बाद महापंचायत और इससे जुड़े जितने भी तीर्थ महासभाएँ, मंदिर समितियाँ हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, वो हम उसके बाद अध्ययन के बाद अपना स्टैंड लेंगे कि इस पर हमें क्या करना चाहिए और इसके अलावा यात्रियों की संख्या निर्धारण किए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। प्रदेश की आर्थिकी में इस यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। यात्रा के व्यवस्थित संचालन के लिए पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार ने भी देव स्थानम बोर्ड का गठन किया था। त्रिवेंद्र सरकार ने साल 2019 में चारधाम देव स्थानम बोर्ड बनाने का फैसला लिया था। हालांकि भारी विरोध के चलते खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बोर्ड को भंग कर दिया था। आपको बता दें कि धामी सरकार 12 महीने चारधाम यात्रा का संचालन कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री धामी की ओर से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई। वहीं विपक्ष की ओर से बिना तैयारी के यात्रा का संचालन करना व तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक का हनन करने का आरोप सरकार पर लगाया गया है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, हम इस स्टेट को टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं और हमारी जो कल्पना है वो ये है कि भाई अगर उत्तराखंड टूरिज्म का हब बनता है तो उत्तराखंड के अंदर जितना हमारा नौजवान है जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिलेगा और उसको अधिक से अधिक हम कैसे रोजगार में परिवर्तित करें, प्रदेश की आर्थिकी कैसे बढ़े और देश और दुनिया के अंदर लोग उत्तराखंड को पहली वरीयता कैसे दें, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी इसको देख रहे हैं, पर्यटन मंत्री जी देख रहे हैं। अगर वहाँ पर उनको जो है प्राधिकरण उचित लगेगा या उसमें जो है कि परिषद उचित लगेगी, जो भी जनता के साथ तालमेल करके, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल करके जो संभव होगा, जो अच्छा होगा, जो जनहित में होगा और जो उत्तराखंड के पर्यटन को एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में नाम कमाएगा, उसमें सरकार काम करेगी। देखिए, यदि ये यात्रा प्राधिकरण चारधाम यात्राओं की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, सुलभ करने के लिए, सुरक्षात्मक करने के लिए और सुविधाजनक करने के लिए है तो इसका स्वागत है। लेकिन अगर ये चढ़ावे के चंदे पर इनकी नज़र है, हक हकूकधारी और पंडा पुरोहितों के अधिकारों पर इनकी नज़र है और पूरा ये अपना एकाधिकार चाह रहे हैं अगर हमारी चारधाम यात्रा पर, तो निश्चित रूप से उसकी लड़ाई और उसका विरोध तो फिर सदन से लेकर सड़क। देखिए, कान को इधर से न पकड़ के सरकार ने उधर से, मकसद तो सरकार वही है। जब तक आप स्थानीय लोगों को विश्वास में लेते, पहले आप वो बोर्ड बनाने चाह रहे हैं तो स्थानीय लोग जिनके हक हकूक बाधित होंगे सबसे पहले उनको पूछे। और हमारा है कि लोकतंत्र में जब तक आप जनता को विश्वास में लोगे, चाहे आप परिषद बनाओ चाहे आप प्राधिकरण बनाओ, सवाल तो ये है कि टैक्स लेंगे, कर लेंगे, अपने लोगों को बिठाओगे, किसी को नौकरी दोगे, स्थानीय लोगों का आप उनका तिरस्कार करोगे उनका। इसलिए हम उत्तराखंड क्रांति दल इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करती। जो भी है वो आम जनता के बीच चलाएं, जनता को विश्वास लें, तब जाके सरकार कोई चाहे परिषद बनाए चाहे प्राधिकरण बनाए।
मिलाकर उत्तराखंड की आर्थिकी का सबसे बड़ा जरिया पर्यटन और तीर्थाटन है। प्रदेश की चारधाम यात्रा से प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि सरकार ने अब शीतकालीन यात्रा का भी संचालन शुरू कर दिया है। हालांकि व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अब धामी सरकार यात्रा प्राधिकरण की जगह परिषद का गठन करने के साथ ही पंजीकरण की व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने पर काम कर रही है। वहीं तीर्थ पुरोहितों को भी अपने हक हकूक को लेकर सरकार से दो चार होना पड़ रहा है। देखना होगा धामी सरकार आगे क्या कुछ फैसला लेती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं पौड़ी की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद टिहरी मलेता देवप्रयाग विधानसभा पहुंचकर वीर शिरोमणि मधो सिंह भंडारी के स्मारक में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया तथा वीर शिरोमणि मधो सिंह भंडारी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक गुल को देखकर उन्हें नमन किया। मधो सिंह भंडारी स्मृति में आयोजित राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का विधिवत दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर विभिन्न स्कूलों एवं एनसीसी कैडेट्स द्वारा निकाली गई मार्च पास्ट रैली को सलामी दी। मुख्यमंत्री ने 5 दिवसीय राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ करते हुए वीर शिरोमणि मधो सिंह भंडारी के अद्वितीय साहस, त्याग और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि यहां आकर उन्हें हर्ष की अनुभूति हुई है। ये सामान्य मेला नहीं अपितु एक विशेष त्योहार है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का काम करता है तथा भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अपने से बड़े को हमेशा भाई कहते हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री जी बड़े भाई के रूप में और जिस तरीके से वो आज इस वीर शिरोमणि मधो सिंह भंडारी का जो ऐतिहासिक मेला उसमें आज शिरकत उन्होंने की, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूँ। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री को जितनी घोषणाएं मैंने दी उन्होंने कहा मैं सारी स्वीकार कर रहा हूँ, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद देता हूँ। और वीर शिरोमणि मधो सिंह भंडारी का एक इतिहास है। निश्चित तौर पर अपनी नई पीढ़ी को जो है वीर शिरोमणि मधो सिंह भंडारी के बारे में जानकारी मिले कि मधो सिंह भंडारी ने अपने बच्चे का जो बलिदान दिया, तो निश्चित तौर पर जो है ये मेला आने वाले समय में अब जो मुख्यमंत्री ने इसको राजकीय और कृषि मेला भी की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है, तो निश्चित तौर पर इस मेले को अगली वार्षिक में और दिव्य और भव्य करूँगा। और मैं तमाम यहाँ के नागरिकों का, अपने जिला संगठन का, प्रदेश संगठन का, सरकार का तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, विधायक जी हमेशा भंडारी जी इस क्षेत्र के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं और क्योंकि मधो सिंह भंडारी जी का बहुत बड़ा योगदान है, वीर योद्धा थे, उनका पराक्रम, साहस हमारे सभी आने वाली पीढ़ियाँ भी जाने और ये क्षेत्र उनके बहुत परिश्रम से, बहुत त्याग से इस क्षेत्र में जिस प्रकार से पानी आया, जिस प्रकार से अन्य चीज़ें आई, आज विधायक जी उन सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार उनके जो सपने थे, जो उनकी सोच थी, उसके अनुरूप कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, हमारे ये मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है उनको भी आगे बढ़ाने का काम करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाने का काम होता है और विकास हर क्षेत्र में आज हमारी प्राथमिकता है। उसको सबसे पहले बहुत बड़ा सौभाग्य लग रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा आज पावन पर्व था जिसमें मुझे वहाँ पे भी कुछ सेवा करने का अवसर मिला कि जहाँ पे हमने कुछ मेन रोड से सड़क निकालने की या कुछ हेलीपैड के लिए लेवल करना था, तो माननीय विधायक साहब के दिशा निर्देश के अनुसार हमने काफ़ी जल्दी उस कार्य को पूरा किया। और एक बात खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, जिनके हमने कार्यक्रम में कुछ हम पे वहाँ पे कुछ सिविल वर्क हम कर पाए। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। बढ़ते साइबर अपराध को लेकर साइबर क्राइम पुलिस लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। 2024 में देहरादून निवासी एक पीड़ित के साथ Naukri.com के नाम से लगभग 23 लाख की साइबर धोखाधड़ी की गई थी, जिसमें साल की शुरुआत ने ही एक और राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश साइबर क्राइम पुलिस ने कर दिया है। दरअसल विदेशों में बैठे साइबर ठगों की मदद से बाइनेंस ऐप के माध्यम से USDT क्रिप्टो करेंसी खातों में धनराशि का लेन देन प्रकाश में आया था, जिसके बाद अब तक कुल 12 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। इसको लेकर STF के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जून 2024 में पीड़ित द्वारा नौकरी के लिए ऑनलाइन Naukri.com सर्च किया गया, जिस पर अज्ञात साइबर ठगों द्वारा पीड़ित को व्हाट्सएप नंबर से फोन कर बताया गया कि उन्हें Naukri.com से CV मिला है, जिसके बाद उनसे पैसों की मांग की गई और करीब 23 लाख की ठगी साइबर ठगों ने कर डाली, जिस पर लगातार साइबर क्राइम पुलिस काम कर रही थी और 12 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया गया है।
देखिए, साइबर क्राइम जो है विगत कुछ वर्षों से बड़ा तेज़ी से बढ़ा है और जो दूसरे अपराध हैं वो इसके बनिस्बत कम हुए हैं और साइबर अपराध बढ़ा है। इसमें मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि एक I4C MHA द्वारा एक हेल्पलाइन है 1930, अगर कभी किसी के साथ फ्रॉड होता भी है तो तत्काल उस नंबर पर सूचना देनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि जितने बैंक्स हैं, किसी के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए तो हर एक बैंक के नोडल ऑफिसर जो हैं वो I4C में बैठे रहते हैं वो और रियल टाइम में वो अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। जिस फ्रॉडस्टर के अकाउंट में पैसे जाता है वो फ्रीज हो जाता है, तो बहुत संभावना होती है कि वो फ्रॉड अमाउंट जो है वो निकाल नहीं पाता, वो फिर वापस हो जाती है विक्टिम को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून की सड़कों पर जल्द ही 250 नए CNG ऑटो दौड़ेंगे। परिवहन विभाग ने उन लोगों को ऑटो खरीदने की मंजूरी दे दी है जिन्होंने इसके लिए परमिट के लिए आवेदन किया था। पिछले साल संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने 250 नए CNG ऑटो के परमिट देने का निर्णय लिया था और आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2024 तक जारी रही। अब सभी आवेदन मिलने के बाद नए ऑटो को 31 मार्च तक खरीदने का निर्देश दिया गया। इससे न केवल प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। देहरादून के अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश में भी CNG ऑटो चलाने का निर्णय लिया गया है। है कि जो देहरादून के अंदर है, एक तो NGT ने भी हमें निर्देशित किया हुआ है कि जो ये डीजल से संचालित वाहन है, चाहे वो पुरानी बसेस हो, चाहे वो 500 के लगभग विक्रम हो या ऐसे लगभग 2500 ऑटो हो जो डीजल से चल रहे हैं, इनको परिवर्तित किया जाए CNG के अंतर्गत। इसके अलावा जो भारी क्षेत्र हैं, RTA ने इस पर भी निर्णय लिया गया, भारी क्षेत्र हैं जहाँ पर कि कोई भी आने जाने की सुविधा प्रॉपर उपलब्ध नहीं है, वहाँ के बेरोजगार लोगों को ऑटो का परमिट दिया जाए और वो लोग CNG के माध्यम से ऑटो का संचालन कर सके। और इसके अलावा हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि संभाग के जो भी क्षेत्र हैं जहाँ पर कि परिवहन की सेवाएं कम हैं, वहाँ पर हमने परमिट खोले हैं, जैसे रुड़की हुआ, हरिद्वार हुआ और ऋषिकेश। और अब खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां जनपद में चाइनीज मांझे से एक व्यक्ति की मौत होने के बाद जिला प्रशासन हरकतों में आ गया और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जनपद भर में चाइनीज मांझे के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में लक्सर तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने पुलिस और पालिका व पंचायत कर्मचारियों के साथ सुल्तानपुर में छापा मारकर बड़ी मात्रा में चाइनीज DM साहब के दिशा निर्देश हैं कि चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें कोई भी, और ना बेचने में पाबंदी आपको पता ही है। तो आदेशों के क्रम में हमने जो है पहले तो तहसील नगर पालिका परिषद लक्सर में हमने चेक किए, काफ़ी दुकानें चेक की, लेकिन वहाँ पे हमको कोई चाइनीज मांझा प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे हमने 6-7 दुकानें चेक कर दी है जो हमें पता है कि ये आपके पतंगे बेचते हैं। तो एक यहाँ पे दुकान है, बस एक राजेश है, कौन है, तो यहाँ पे जो कुछ चाइनीज मांझे प्राप्त हो हमने जब्त कर लिए हैं और इनको निर्देश दे दिए कि भाई इसका प्रयोग ना करें। और मेरी सभी से मतलब दुकानदारों से भी अपील है कि इसको ना बेचें, बहुत ही खतरनाक है। और जो पतंग उड़ाने वाले लोग उपभोक्ता है उनसे भी ये निवेदन है कि इसको ना खरीदें। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।